हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और भर्ती के बारे में बताएंगे जो कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती है। ये भर्ती आ चुकी है और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 2 जनवरी तक है। तो आज हम आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा कि इसकी एज लिमिट क्या है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने साइट से डाउनलोड किया है। इसमें यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। टोटल 44 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है और उसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए एक भी पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी सभी कैंडिडेट अपना अपना देख लेंगे कि उनके लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो यानी कि फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था वह 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 2 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद एग्ज़ाम फी जमा करने की भी लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 तक रखी गई है। उसके बाद फॉर्म भरने से संबंधित जो जानकारी है यहाँ पर ये है कि अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ओटीआर करने के लिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए, उसके थ्रू आप ओटीआर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वह इंटरमीडिएट यानी कि 12 होना चाहिए और 12 आपका साइंस से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिजिक्स, भौतिकी और गणित। आपका 12 में ये 2 सब्जेक्ट से आपका 12 पास हैं अगर आप, तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उनके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है। देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का अगर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उनके लिए भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई है। आपको इस चीज़ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इसका, अगर किसी ने एनसीसी किया है तो आपको इस चीज़ को पढ़ के समझ लेना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो इस फॉर्म को भरने की न्यूनतम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 22 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र का गणना किया जाएगा वो 1/7/2025 से लेकर के आपका 1/7/2025 को 18 वर्ष का आयु पूरा होना चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 18 और 22 की जो आयु है आपकी 1/7/2003 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद ना हुआ, यानी कि आपका जन्म जो है 1/7/2003 के बाद और 1/7/2007 के पहले हुआ हो और आपका उम्र 18 से 22 वर्ष हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है तो उन्हें इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लेना है और फिर आपको इस फॉर्म को भरना है। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में लिखा गया है कि आपका कैसा एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपकी 4 चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका हिंदी होगा, साइंस और जीके होगा, मैथ और रीजनिंग होगा और सभी से आपके 40-40 क्वेश्चंस होंगे और 1-1 100 अंक के आपके सभी एग्ज़ाम होंगे। तो यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 160 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 160 क्वेश्चन के लिए आपको 400 मार्क्स मिलेगा और इसके लिए टाइम जो है आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टोटल 160 प्रश्न होंगे और 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होगा ओएमआर शीट पर, यहाँ पर ये भी चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। एग्ज़ाम के बाद आपका जो दूसरा चीज़ होगा वो आपका पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले यहाँ पर मेल कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है। जो भी मेल कैंडिडेट जनरल, ईवीएस, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनकी हाइट न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट होंगे मेल कैंडिडेट उनकी मिनिमम जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीने की माप जो है सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और अनुसूचित जाति
इनके लिए सीने की माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे मेल कैंडिडेट, उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि आपका अगर 79 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है, और फिर फुलाने के बाद ही आपका 84 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए उसमें भी यहाँ पर है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट होंगे फीमेल कैंडिडेट, उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है फीमेल कैंडिडेट की वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक और चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि उनका जो वेट है वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट का वजन 40 किलोग्राम से कम है तो उन्हें वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिनका वजन 40 किलोग्राम से कम है तो आपको अभी से अपने वजन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रनिंग के बारे में लिखा हुआ है, सभी मेल कैंडिडेट जो होंगे पुरुष अभ्यर्थी, उन्हें 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में उन्हें पूरी करनी होगी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो आपका जारी किया जाएगा, मतलब कि उस आधार पर बनाया जाएगा आप एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाए हैं उस बेस पर। ये नहीं कि आपका फिजिकल में यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा में छूट के बारे में भी बात किया गया है। देखिए, ऐसे अनुसूचित अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें भी इसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी फॉर्म भरने में। उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें इसमें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई, और भी देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसके बाद देखिए जो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि आपको अपना प्रमाण पत्र किस लेवल पर बनवाना है, जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसके थ्रू आपको ये बनवाना है, इन सभी के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को पढ़ लें, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फिर आपको अपना सर्टिफिकेट इस तरीके से बनवाना है, और फिर आपको फॉर्म भरते टाइम इसे स्कैन करके या फिर इसका नंबर मांगा जाए तो जैसे भी होगा आपको इसे अपलोड करना है। यहाँ पर एक और डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सभी की ऐसा मतलब कि किसी का अगर कन्फ्यूजन है कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को, मतलब कि सभी स्टेट के स्टूडेंट को छूट मिलेगा उम्र सीमा में, या तो ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। चाहे उम्र सीमा में छूट हो, चाहे एग्जाम में किसी प्रकार का छूट हो, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए तो सबसे पहले आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है OTR के बारे में। सबसे पहले आपको OTR करना है, और OTR करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल साइट पर जाना है। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। OTR करने के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म भरना है, अपना सारा डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और फिर पेमेंट करके आपको फॉर्म भर लेना है। और फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरें। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है फ़ोटोग्राफ के बारे में। यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा, और ये उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको कैसा फ़ोटो अपलोड करना है ताकि फ़ोटो एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपका स्कैन करके लिया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही वाले पेन से आपको साइन करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने इसका ये होना चाहिए,
किस साइज़ का आपका साइन होना चाहिए जो कि वहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बीच में आपका ये रहना चाहिए। फाइल का साइज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 केबी से 50 केबी के बीच आपका साइन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आपका ये साइन एक्सेप्ट होगा। उसके बाद एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि किस-किस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम सिलेबस मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, सभी से 40-40 क्वेश्चन होंगे और 100-100 मार्क्स होंगे इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है, जो आपका हिंदी व्याकरण होता है, बेसिक चीज़ें जैसे कि सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी व्याकरण। इसमें कुछ कवि और उनके लेखक और उनकी रचनाएँ भी पूछी जाएँगी। हिंदी भाषा में अगर किसी को पुरस्कार मिला है तो तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची ये सारी बेसिक चीज़ें आपसे हिंदी से देखने को मिलेंगी हिंदी के क्वेश्चंस में। उसके बाद आपका साइंस और जीके है, यहाँ से आपका यहाँ तक साइंस के बारे में लिखा हुआ है कि किस-किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद यहाँ पर जीके के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान में देना है कि आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना होगा क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी है। तो यहाँ पर यूपी पुलिस में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांस्कृतिक, उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस। आप तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको इसमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और फिर ये आपका करंट अफ़ेयर्स का टॉपिक है। करंट अफ़ेयर्स के भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैथ का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ तक, जो नंबर सिस्टम है, सिम्प्लीफिकेशन, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, साधारण, ग्राफ, मेंसुरेशन, समय दूरी, समय कार्य, ये सारी चीज़ें आपको मैथ में देखने को मिलेंगी। और फिर यहाँ से आपका रीजनिंग का सिलेबस स्टार्ट है। ये सारे टॉपिक्स होंगे रीजनिंग के, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर भी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।